तस्वीरों में अपने बच्चे और पति के साथ खड़ी कविता रैना, उसकी हत्या कर उसकी बॉडी के 6 से 7 टुकड़े कर दिए गए थे। यही नहीं, उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे नाली पर फेंक दिया था। शहर की सबसे बड़ी नाली के ऊपर बोरे में बांधकर उसके बॉडी पार्ट्स को फेंका गया था। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, बोरियों को खोला जाता है तो एक बोरी में से कविता के दोनों पैर, हाथ और सिर मिलता है। दूसरी बोरी से धड़ और बाकी जो बॉडी पार्ट से उसके हिस्से मिलते हैं। बॉडी पर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कपड़े हैं, कोई भी गहना उसके बॉडी पर मौजूद नहीं था। चेहरे को ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कुचलने की कोशिश की गई हो ताकि वो पहचान में ना आ सके। लेकिन हाथ पर एक टैटू जरूर बना हुआ था। और जो कविता रैना है, उसकी जो हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए जो इंदौर की हर एक पुलिस वाले को लगा दिया जाता है। कहा यह जाता है कि देश की सबसे बेहतरीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में से ये एक केस है। लेकिन जैसे ही मामला कोर्ट में जाता है, रेड पिट जाती है पुलिस वालों के ऊपर थू थू हो जाती है कि किस तरीके का पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन किया गया है। जहां पर जब अपराधी कोर्ट में जाने से पहले उसे बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर खड़ा किया जाता है। तो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीर में वो अपराधी है जिसने एक मां या कहें कविता की बॉडी के 6 टुकड़े किए। ये अपना मास्क उतार कर कहता है कि जनाब, पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे फंसाने का काम किया है। सोचिए, मीडिया वाले सामने बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उनके पीछे से वो मास्क उतार कर अपना कहता है कि पुलिस वाले मुझे जबरन फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में पुलिस वाले उसका मुंह बांधकर उसे बाहर की ओर ले जाते हैं। और जब मामला लगातार 3 से 4 साल कोर्ट के दरवाजे के अंदर जब कार्रवाई चल रही होती है, तब जो जज भी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं और पुलिस वालों पर सवाल खड़े कर देते हैं। क्योंकि इस पुलिस टीम में इंदौर के बड़े बड़े अफसर, कहा तो यह गया था कि हर एक थाना जो कहीं भी कुछ भी काम कर रहा हो, उसे अपना सारा काम छोड़कर कविता रैना के मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए लगा दिया गया था। लगभग 5 लाख कॉल रिकॉर्ड्स थे पुलिस वालों के सामने और एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा था। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। तो कौन था असली कातिल? और जो कातिल जो पुलिस पकड़ के लेके आई, उसने क्यों कहा सबके सामने कि पुलिस मुझे झूठा फंसा रही है? सोचिए, बाकायदा मीडिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर कोई मास्क उतारकर अपराधी कह दे कि मैं तो कातिल नहीं हूं, पुलिस वाले जबरन फंसा रहे हैं। क्या है अंदर की कहानी, तफसील से जानिए। इस केस को समझाने से पहले, उसकी शुरुआत करने से पहले एक सबसे बड़ी विडंबना समझिए कि इस केस को कहा जा रहा है कि इंदौर पुलिस की सबसे बढ़िया इन्वेस्टिगेशन है, जिसके अंदर पुलिस ने ना जाने कितने सीसीटीवी देखे, 5 लाख से ज़्यादा कॉल रिकॉर्डिंग देखी और यहाँ तक कि इतिहास में पहली बार पुलिस ने इस केस में एक पीपीटी यानी कि एक प्रेजेंटेशन बनाया जिसके अंदर बाकायदा दिखाया गया था कि सीसीटीवी कहाँ लगे हैं, महिला कहाँ गायब हुई, हर एक चीज़ का ब्यौरा था। लेकिन उसके बावजूद जब पुलिस अपराधी को पकड़ती है तो कोर्ट में जाकर पुलिस को ही डांट पड़ जाती है। आज अपराधी खुलेआम घूम रहा है, जो भी कविता का कातिल है उसका पता ही नहीं, पुलिस तक को नहीं पता कि आखिर कविता रैना का कत्ल किसने किया। उस परिवार के बारे में सोचिए जिसने अपने घर की महिला को खो दिया, उस पति ने अपनी पत्नी को खोया, बच्चों ने अपनी माँ को खोया, लेकिन उन्हें आज तक नहीं पता कि उनके परिवार से किसी की क्या दुश्मनी थी, उनकी माँ का ये हश्र आखिर किया तो किसने किया। दरअसल जो संजय रैना है, उनकी शादी साल 2004 में कविता के साथ हुई थी और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा ध्रुव, बेटी यशस्वी। बेटी यशस्वी की जो उम्र थी वो 6 साल थी। और इनके साथ इसी घर में, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनकी सास यानी कि कांता देवी भी रहा करती थी। परिवार में सब कुछ अच्छा था। जो कविता थी वो एक अच्छे से घर संभालती थी, पढ़ी लिखी महिला थी और रोज़ वो अपनी बेटी, क्योंकि बेटी बहुत छोटी थी तो उसे लेने के लिए अक्सर स्कूल की जो बस थी वो एक लोकेशन पे ड्रॉप करती थी, तो वहाँ तक वो जाती थी स्कूटी से और अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती थी। ये रेगुलर उनका दोपहर का एक दिनचर्या थी जो वो रेगुलर करती थी। अब हुआ भी कुछ ऐसा, दरअसल 24 अगस्त 2015 को होता भी कुछ ऐसा है। करीब 1 बजे के आसपास जो कविता हैं वो अपनी स्कूटी निकालती हैं और घर से सीधे जहाँ पर बस स्टॉप था, जहाँ पर स्कूल की बस आकर रुकती थी, वहाँ के लिए निकल जाती हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें करना क्या था,
वहाँ वो रुकती, वहाँ बस आती, बेटी उतरती, बेटी को पिक करके वापस अपने घर लौट आती। अब उस रोज़ दरअसल कहानी थोड़ी बदल जाती है। जो कविता है वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल जाती है और अपने घर से निकल जाती है। काफ़ी समय बीत जाता है, बेटी घर नहीं पहुंचती। अब इधर होता क्या है कि जब बच्ची स्कूल बस से नीचे उतरती है और अपनी माँ को ढूंढती है तो उसको कविता कहीं नज़र नहीं आती। ऐसे में कविता की नेबर यानी कि पड़ोस में जो लोग रहते थे उन्हीं में से एक महिला तो अपने बच्चे को पिक करने गई थी। वो देखती है कि जो यशस्वी है यानी कि जो कविता की बेटी है वहाँ पर अकेले खड़ी हुई है। वो उससे पूछती है कि आज तुम्हारी माँ नहीं आई। इस पर यशस्वी बोलती है शायद वो लेट हो गई हो। तो ऐसे में पड़ोसी होने के नाते, क्योंकि वो बच्ची छोटी थी, तो महिला क्या करती है, उस यशस्वी को यानी उस बच्ची को अपने साथ ले जाते, बोलती मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, बाद में घर पर जाके माँ को फ़ोन करके बता देना। अब इसके बाद यशस्वी को अपने साथ वो लेकर घर आती है। यशस्वी घर आ जाती है, वहाँ पर दादी से मिलती है, दादी को बताती है आज माँ मुझे वहाँ दिखी नहीं। अब इसके बाद कहानी थोड़ी सी टर्न होती है। होता ये है कि परिवार वालों को लगता है कि आखिर कविता कहाँ चली गई, क्योंकि वो कभी भी ऐसा डिले नहीं करती थी, अपनी बच्ची को हमेशा टाइम पर लाती थी। तो अचानक ऐसे कविता गई तो गई कहाँ। और यहाँ तक कि जो कविता के हस्बैंड थे वो हर रोज़ दोपहर में, जो बच्चों का घर आने का टाइम होता है उस वक्त वो भी घर आते थे, क्योंकि उनका ऑफिस पास ही था, तो वो घर आकर ही दोपहर का लंच किया करते थे। ऐसे में जब वो भी घर पहुंचे 1:30-2 बजे के आसपास, उन्होंने पूछा तो उन्हें बच्ची तो घर पर दिखी, लेकिन कविता कहीं पर भी नज़र नहीं आई। उन्होंने हर एक बेडरूम छाना, उन्होंने हर किसी से पूछा, जहाँ जहाँ वो जा सकती थी कॉल करके पूछा, लेकिन कविता का कुछ भी पता नहीं चला। अब ऐसे करते करते संजय ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, भरसक कोशिश कर ली, लेकिन कविता का एक भी इनपुट नहीं मिला। तो शाम को जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाई गई और कविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। अब इधर कविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस वाले भी तहकीकात करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं। 24 तारीख से 25 आती है, एक रात बीत गई, बच्चे बिना माँ के थे, उन्हें भी नहीं पता कि उनकी माँ कहाँ चली गई। इसी दौरान देवास से खबर आती है और पुलिस को इनपुट मिलता है कि जो लेडी है उसकी लाश मिली और जो कि जली हुई हालत में है। पुलिस को लगता है कि हो ना हो जो औरत गायब हुई है शायद ये लाश उसी की है। वहाँ पर पहुँचते हैं, संजय को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए एक महिला की लाश, एक बार आप शिनाख्त करिए। संजय डर डर कर वहाँ पहुँचता है और जैसे ही वो लाश देखता है उसे पहली नज़र में लगता है कि शायद ये उसकी बीवी नहीं है, लेकिन जब पूरी बॉडी देखी जाती है, बॉडी पर उसे एक टैटू नज़र आता है और वो देखकर चीखता है, चिल्लाता और कहता है कि ये उसकी पत्नी है। अब इसके बाद एक पति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसको डर लग गया, उसको समझ नहीं आया कि बच्चों को क्या जवाब देगा। लेकिन इसके बाद वो घर जाता है, घर पे सारी चीज़ें बताता है, अपनी माँ को बताता है कि एक लाश मिली है, उसके हाथ में टैटू था, मुझे लग रहा है वो कविता ही है। लेकिन उसके मन में अभी कहीं ना कहीं डाउट था कि शायद उसने गलत शिनाख्त कर दी, कविता अभी भी जिंदा होगी। इसीलिए वो दोबारा पुलिस से रिक्वेस्ट करता है और जब पुलिस उसे दोबारा लाश दिखाती है, दोबारा शिनाख्त होती है, तब वो टैटू को बड़े गौर से देखता है और उसे समझ में आता है कि जो महिला की लाश मिली उसके हाथ पर जो टैटू है वो टैटू उसकी पत्नी के बने हुए हाथ के टैटू से अलग है। इसके बाद वो पुलिस को बताता है कि ये टैटू अलग है, ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी हो सकता है जिंदा हो या उसे किसी ने किडनैप कर लिया, आप कैसे भी करके उसे ढूंढिए। अब 25 तारीख की पूरी बात चल रही है। इसके बाद जो पति हैं उन्होंने हर जगह जो ऐड होता है, जो पेपर्स होते हैं, पैम्पलेट होते हैं, वो लगवा दिए। ये तक कह दिया कि जो भी कविता का पता बताएगा, जो भी कविता के बारे में खबर देगा उसको 25,000 रुपये इनाम मिलेंगे। ये सारे पोस्टर्स लग जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, पूरी कवायद चल रही थी कविता को ढूंढने में, पुलिस भी अपनी तरफ से मेहनत कर रही थी। लेकिन 25 तारीख भी बीत जाती, यानी 24 की रात 25 की रात, परिवार में उनके घर की जो महिला है, जो मुखिया है, जो माँ है बच्चों की, वो वहाँ पर मौजूद है ही नहीं। अब आती है 26 तारीख। 26 तारीख को करीब 11 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में कॉल जाता है और कहा जाता है कि सर इमली चौराहे के पास एक बेहद भयानक दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 बोरे जो हैं वो तैर रहे हैं और हमें डाउट है कि शायद इसके अंदर कोई संदिग्ध चीज़ है। इसके बाद ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस वालों का जमावड़ा देखिए, मीडिया का जमावड़ा देखिए, लोगों का जमावड़ा देखिए, वहाँ पर हर एक शख्स मौजूद हो जाता है। और जैसे ही उन बोरों के पास पुलिस पहुंचती है तो अचानक से बदबू आनी शुरू होती है। एक तो नाले वाला इलाका, ऊपर से अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से बदबू आ रही थी। अब उन बोरियों को खोलने की कोशिश की जाती है और जैसे ही बोरी खोली जाती है पुलिस की हालत ख़राब, क्योंकि जिस महिला को अब तक वो मिसिंग यानी कि गुमशुदा समझकर ढूंढ रहे थे वो तो मर चुकी है। दरअसल अंदर से कोई और नहीं, कविता निकलती है और कविता भी टुकड़ों में। एक बोरा जब खोला जाता है तो उसके अंदर से कविता का एक गर्दन निकलती है, धड़ निकलता है और एक
हाथ निकलता है, दूसरे बोरे से सिर निकलता है, दोनों पैर निकलते हैं और एक हाथ निकलता है। ये देख के पुलिस हक्का बक्का रह जाती है, पुलिस को समझ नहीं आता क्या किया जाए। लेकिन इसके बाद उन बॉडी पार्ट्स को उठाया जाता है, मॉर्चरी लेकर जाया जाता है, वहाँ पर जोड़ा जाता है और उसके बाद हस्बैंड को कॉल करके बताया जाता है कि देखिए एक महिला की लाश और मिली है, आप आकर फ़ौरन यहाँ पर आइए, पता लगाइए, देखिए क्या शायद वो आपकी पत्नी है। इसके बाद जो संजय हैं फिर से वहाँ पहुँचते हैं मॉर्चरी में और जैसे ही वो चीज़ देखते हैं, वो बॉडी को देखते हैं, तो उस वक्त जो चेहरा था उसको कुचलने की कोशिश की गई थी, उसको मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फिर भी धुंधला धुंधला समझ में आ रहा था। और इस बार जो पति है वो अपनी जो महिला थी उसकी लाश को गौर से उसके टैटू को देखता है और टैटू देखकर इस बार वो पक्के तौर पे कहता है कि ये जो टैटू है ये वही टैटू है जो मेरी पत्नी के हाथ में बना था, जिसमें ओम राम कविता करके लिखा हुआ था। और वो जब चेक कर लेता है, पक्का कर लेता है, तो पुलिस से बोलता है कि सर मेरी दुनिया उजड़ गई, ये मेरी पत्नी है, ये किसी और की लाश नहीं बल्कि मेरी पत्नी की लाश है। अब एक हत्या का केस तब्दील हो चुका था गुमशुदगी केस से, तो ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले उस बॉडी का जो है पोस्टमार्टम वगैरह कराया और साथ ही पता लगाने की कोशिश की कि आखिर रीज़न क्या हो सकता है, किस तरह से कत्ल किया गया और क्या क्या चीज़ें पुलिस को इनपुट मिल सकते हैं। तो पहली नज़र में पुलिस को जो दिखा वो ये था कि बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। दूसरा पुलिस को ये दिखा कि जो भी सामान था यानी ज्वेलरी वगैरह थी, जो कंगन या जो नेकलेस या जो भी उसने कुछ पहना था वो सब उसके पास नहीं थे, पैसे वगैरह कुछ भी बॉडी के पास ऐसा नहीं मिला। तो पुलिस को ऐसा लगा शायद किसी ने चोरी के चक्कर में तो ऐसा मर्डर नहीं किया, लेकिन कोई चोरी करेगा तो इतना हीनियस तरीके से किसी का कत्ल नहीं करेगा, टुकड़े नहीं किए जाएंगे। अब इसके बाद पुलिस ने फ़ौरन फॉरेंसिक टीम की मदद ली, रिक्रिएशन करवाया गया, सारे इन्फॉर्मेशन जितने इन्फॉर्मेशन पुलिस निकाल सकती थी सब कुछ निकालने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि सीसीटीवी, आप ये समझिए 300 से ज़्यादा जो सीसीटीवी की फुटेज थी वो खंगाली गई, हर कहीं पर हाथ पैर मारे गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। इसके बाद लगातार पूरा मामला चल रहा था। 26 को लाश मिली, 24 को महिला गायब हुई थी, कई सारे नंबर निकाले गए। अब जैसे हमने बताया 5 लाख से ज़्यादा नंबर पुलिस ट्रेस कर रही थी, उसको करते 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 जो कविता है उसके करीबी 1000 नंबर के आसपास जब पुलिस लेकर आई, तो उन एक एक नंबर की, अब सोचिए 5 लाख नंबर से अब नीचे लेकर आते गए तब 1000 नंबर ऐसे थे जो बिल्कुल कविता से रिलेटेड थे। फिर उन 1000 नंबर की एक एक शख्स की बारीकी से डिटेलिंग की गई और तब जाकर पुलिस ने कई सारी चीज़ें निकालने की कोशिश की। और ये मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि इंदौर का पहला ऐसा केस था और पहली बार पुलिस ने हिस्ट्री में इस पूरे केस की पीपीटी बनाई थी, उसको प्रेजेंटेशन दिया था और हर पुलिस वाले को समझाया था कि किस तरह से हमें इस केस को आगे लेकर जाना है और कैसे एक एक करके सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे सबूत हैं उन्हें जोड़ना है। और इस पूरे केस में कम से कम पुलिस ने 177 लोगों का पूरा सूची बनाई और उनसे एक एक करके पूछताछ की। वो कोई भी था, मतलब कविता जिससे दूध लेती थी, जिसके साथ कविता उठती बैठती थी, वो कहाँ कपड़े सिलवाती थी, कहाँ से शॉपिंग करती थी, हर एक शख्स की डिटेलिंग ली और हर एक शख्स से आमने सामने जाकर पूछताछ की। यहाँ तक कि कविता के पिछले 10 सालों के जो रिश्ते थे, यानी 10 सालों से पिछले वो कितने कितने लोगों से कनेक्टेड है, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। ये सब पूछताछ होने के बाद पहली बार पुलिस के सामने एक नाम आया महेश बैरागी का। और अब महेश बैरागी को देखकर ही पुलिस को समझ आया कि हो ना हो कातिल तो यही है। पुलिस को ऐसा क्यों लगा? तो दरअसल जब महेश बैरागी के बारे में इनपुट निकाले गए, पता किया गया, तो उसका हिंट पुलिस को लगता है सीसीटीवी के जरिए। वो कैसे? तो दरअसल जहाँ पर कविता, जिस जगह पर कविता जहाँ से गायब हुई है, ये माना जा रहा है जहाँ पर उसकी लाश मिली, वहाँ पर जब पुलिस पूरी शिनाख्त करती है, सारे सीसीटीवी चेक करती है, तो एक स्टॉप के पास, जहाँ पर बस स्टॉप था उसी के पास एक स्टैंड पर स्कूटी उन्हें मिलती है, जिसका अगर मैं नाम आपको बताऊं तो नवलखा पब्लिक पार्किंग थी उस जगह पर। तो वहाँ पर पुलिस को स्कूटी मिलती है। अब उसका जब शिनाख्त कराई जाती है, स्कूटी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो पता लगता है कविता की स्कूटी है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं। अब इसके बाद उस पार्किंग में जब पुलिस पहुंचती है, वहाँ पूछा जाता है, तो वहाँ का जो गार्ड है वो बोलता है कि सर ये स्कूटी तो मुझे याद है कोई राजू नाम का शख्स लेकर आया था, एंट्री भी है। पुलिस एंट्री चेक करती है। अब पुलिस को डाउट होता है कि ये जो महेश है, जिसका नंबर या जिससे जो कॉल डिटेल है, जो भी चीज़ें बारीकी से खंगाली, जो भी पड़ोसियों से इनपुट मिला, उसके आधार पर क्यों ना इस आदमी की फ़ोटो दिखाकर पूछा जाए। अब गार्ड से जब पूछा जाता है कि क्या ये वही शख्स है, तुम जानते हो यही आया था पार करने, तो जो गार्ड है वो हाँ में भरता है और बोलता है कि हाँ सर, ये जो आदमी है राजू यही आया था। पर पुलिस बोलती है कि इसका नाम राजू नहीं है, ये तो महेश नाम है। अब इस पर पुलिस जो है गार्ड पर भी शक करती है। पुलिस को लगता है कि एक शख्स जो वहाँ पर पहुँचा है, जिसका नाम महेश है, रेगुलर इतने लोग पार करते हैं, गार्ड को ये नाम कैसे याद है, या फिर
ये जो चेहरा है कैसे याद है, इस पर भी जब गार्ड से पूछा जाता तो गार्ड बताते कि सर देखिए, ये शख्स जब पार्क करने आया था, मैं इसको मना कर रहा था कि 2-3 गाड़ियां खड़ी यहाँ पर, तुम पार्क मत करो, थोड़ा साइड में लगा लो, बाकी गाड़ियां निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो इसने मुझसे बहस की थी और बहस इतनी ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से मेरा जो इसका जो चेहरा है मेरे दिमाग में रह गया था। और अभी ज़्यादा दिन भी नहीं बीते, 24 की ही बात होगी। तो ऐसे में पुलिस महेश को जब सामने लेके जाती है, गार्ड पुख्ता कर देता है। और यहाँ पर पुलिस को एक थ्योरी समझ में आ जाती है कि हो ना हो महेश का इसमें एंगल है। महेश की डिटेल निकाली जाती है तो पता लगता है कि महेश जो है पहले भी उस पर कुछ चार्जेस हैं, उसने ब्लू फिल्म वगैरह बनाने को लेकर भी वो कई बार उस पर आरोप लगे हैं, यहाँ तक कि उस पर FIR भी हो रखी है। और तो और पता लगा कि जो महेश बैरागी है, उसकी पत्नी के यहाँ से, उसकी एक पत्नी जो है उसकी साड़ी की दुकान है और वहीं से कविता साड़ियाँ लिया करती थी और उसकी कहीं ना कहीं गंदी नज़र थी कविता पर, और इसलिए उसने कविता को फंसाने के लिए ही अपनी भी एक साड़ी की दुकान खोल ली थी निजी, जिस पर कई बार कविता जाती थी, टेलरिंग का काम भी वो करवा रहा था। तो ऐसे में हुआ ये कि शायद हो ना हो उसने कविता के साथ कुछ गलत किया है। अब यहाँ तक सारी चीज़ हो जाने के बाद महेश को पुलिस उठा लेती है, महेश से सारी डिटेल निकाली जाती है, उससे इनपुट किए जाते हैं और 22 दिन तक लंबी पूछताछ की जाती है महेश के साथ। लेकिन तब भी पुलिस के हाथ खाली, महेश जो भी बातें बताता वो सारी पुलिस को सही लगती, पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था। और इसके बाद जो महेश है उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस पूरे केस में पुलिस को इनपुट ये भी मिला था कि दरअसल जहां पर महेश ने साड़ी की दुकान खोली है उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है और वहां पर जाके उसने CCTV दिखाने की बात की थी। उसने कहा था कि 24 तारीख के CCTV उसे देखने हैं। अब जब पुलिस को ये इनपुट भी मिलता है तो उन्हें शक तो होता है, लेकिन जब इतनी लंबी पूछताछ के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता तो महेश को छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर कहानी बदलती है। अचानक से कुछ रोज़ बाद अचानक जो इंदौर पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और यहाँ पर बैठकर इंदौर की पुलिस एक कहानी सुनाती है। जिस महेश बैरागी को इंदौर पुलिस ने छोड़ दिया था 22 दिन की लंबी पूछताछ के बाद, अब वही इंदौर पुलिस अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मीडिया के सामने बोलती है कि हमने कविता रैना के कातिल को पकड़ लिया है और उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि महेश बैरागी है। और तो और उस वक्त मुंह पर नकाब लगाकर महेश बैरागी को मीडिया के सामने लाया भी जाता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी वक्त की तस्वीर है। और यहाँ पर पुलिस बोलती है कि देखिए, जो महेश है वो लड़कियों के सूट और ये सब उसके वहाँ पर सिले जाते थे, और इसी सिलसिले में जिस रोज़ यानी कि 24 तारीख को बताया जा रहा है, चूँकि जो कविता अपनी बेटी को लेने निकली, दरअसल वो थोड़ा पहले निकली और उसने सोचा कि इसकी दुकान से वो अपने सूट को वहाँ से उठा लेगी और उसके बाद बेटी को लेने जाएगी। जैसे वो दुकान पर जाती है, महेश कविता से कहता है कि देखो, तुम्हारा जो कपड़ा है वो तो मेरे घर पे रखा हुआ है, तुम वहाँ पर चलो, मैं तुम्हें दे देता हूँ, उसके बाद तुम निकल जाना। कविता उसके इरादों से अनजान थी और इसलिए महेश के साथ चली भी जाती है। महेश के साथ जाने के बाद वहाँ पर, ऐसा पुलिस ने पूरी थ्योरी में कहा, पुलिस ने कहा कि वहाँ पर जो महेश है वो कविता के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, कविता मना करती है और इसके बाद एक बड़ी हैवी चीज़ से कविता के सिर पे वार करता है जिससे खून बहता है। अब उसे लगता है कि कविता मर गई है, वो चेक करता है, कविता की सांसें थम गई, तो और इसके बाद वो चाकू से कविता के टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद उन्हें फेंकता है। यहाँ तक कि वो कविता के जो कपड़े हैं उन्हें भी उतारता है, टुकड़े करके उन चाकू से जो जितने भी उसने 6 टुकड़े किए उनको बोरे में भरता है। इसके बाद उन लाश को फेंक कर आता है उन टुकड़ों को नाले के पास, फिर घर पर वापस आता है। वापस आने के बाद ये जो खून से सने कपड़े थे इनको जलाता है। आग लगाने के बाद जो राख बनती है उसको टॉयलेट में डाल के फ्लश करता है और इसके बाद फौरन स्कूटी को लेकर निकल जाता है सीधे पार्किंग, और वहाँ स्कूटी पार्क करने के बाद पूरी की पूरी जो साजिश थी उस पर नज़र रख रहा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रही है और हमने इसे पकड़ लिया है। पुलिस ने बड़े ही शान से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों ने सवाल पूछे, मीडिया को भी लगने लगा कि पुलिस ने केस सॉल्व कर दिया। लेकिन तभी इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। जिस शख्स को आरोपी बनाकर, जिस शख्स को कातिल बनाकर पेश किया गया था, उसने पुलिस वालों की ही पोल खोलनी शुरू कर दी। अब आप समझिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा क्या होता है जिसके बाद कोर्ट में जाकर इंदौर पुलिस की धज्जियां उड़ती है और 2015 का केस है, 2018 में फैसला आया और आज 2025 तक कविता के कातिल का कुछ पता ही नहीं है। देखिए, जो पुलिस का दावा ये था कि जो महेश है ये पहले भी आदतन अपराधी है, मार पिटाई और ब्लू फिल्म बनाने के लिए जो गंदे वीडियोस होते हैं उनको बनाने के लिए और उनकी जो सीरीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का अक्सर काम करता था और इसी सिलसिले में उसे पहले भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जेल में जाने के बाद वो जेल से वापस आ चुका था। लेकिन पुलिस के मुताबिक अपराधी अपने आदत की जो फितरत होती है वो कैसे बदलेगा।
तो यहां पर जब वो दुकान खोलता है अपनी बीवी के साथ, तो कविता पर उसकी गंदी नजर बहुत पहले से बन चुकी थी। एज पर दी पुलिस, ये हम नहीं कह रहे, पुलिस वालों का उस वक्त ये कहना था। उस पुलिस वालों की मैं टीम में भी बताऊंगा, कम से कम 4 आईपीएस अफसर थे, 2 दर्जन जो सीनियर पुलिस अफसर थे, और करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे केस की छानबीन कर रहे थे। तो इन सारी पुलिस टीम ने जो थ्योरी बताई उसके मुताबिक कि पहले वो आदतन अपराधी तो था ही। अब इसके बाद जब उसे लगा कि साड़ी दुकान खोलने के बाद कि कविता उसे अच्छी लगने लगी, उसे लगा कि कविता को अपनी बातों में लेकर किसी तरीके से उसके करीब जाकर उसके साथ संबंध बनाना चाह रहा था एज पर दी पुलिस। और इसी सिलसिले में वो उस रोज उसने कहा कि कविता से कि देखो, जो तुम्हें कपड़े चाहिए वो कपड़े तो इस वक्त मेरे फ्लैट में हैं, और एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ फ्लैट में चलो, फ्लैट में जाकर हम वहां पर तुम्हें कपड़े दे देंगे, उसके बाद तुम अपनी स्कूटी से अपने बच्चे को लेने चले जाना। और वहां पहुंचते ही जब वो फ्लैट में जाती है तो वहां पर जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है महेश कविता के साथ। कविता जो अपनी बच्ची को लेने के लिए गई थी, अपने कपड़े को लेने के लिए गई थी, वो महेश की इस तरीके की आदत को देखकर पहले तो 2 कदम पीछे आती है। उसे समझ में नहीं आता कि जिसे वो महेश भैया कहती थी, महेश उसके साथ ये सारी चीजें करेगा। आज जब महेश को लगा कि वो कविता पर काबू नहीं पा सकता है, इसके बाद वो लोहे की रॉड से कविता के सिर पर मार देता है। अब होता क्या है, क्योंकि ये दिन का वक्त था, लगभग 1 से लेकर 2 के बीच उसने हत्या तो कर दी थी। अब मरने के बाद उस बॉडी का तो करेगा क्या? तो पुलिस और उस वक्त की जो फॉरेंसिक की जो टीमें थी, उसमें से हम उस वक्त के जो पुराने एक्सपर्ट्स थे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि देखिए, ये जो चीजें हुई होंगी, जो मार तो उसने 1 से 2 के बीच में दिया ही था, जो लाशों को काटने के बाद लाशों का जो सड़ना होता है वो कम हो जाता है। इसलिए जब पुलिस को बोरियों में लाशें मिली तो बदबू तो आ रही थी, लेकिन लाश में उतनी सड़न नहीं थी। तो ये बोला जा सकता है कि लाशों को काटा गया, और काटने के बाद लगभग 2 दिनों के बाद जब पुलिस को मिलता है तो उतनी ज्यादा सड़न एक आम लाश के मुकाबले उसमें सड़न कम हुई थी। दूसरी चीज, ये जो कातिल थे, इन्हें लगा कि अभी दिन का वक्त है, अगर बॉडीज को ये काट कर किसी भी तरीके से लेकर जाएंगे तो किसी ना किसी की तो नजर पड़ जाएगी, और इसलिए उन्होंने देर रात का इंतजार किया। अब जिस रोज उन्होंने हत्या की, उस रोज पुलिस के अकॉर्डिंग कि शायद उन्हें लगा कि इसे जंगल में फेंकें, इसे नालियों में फेंकें, या दूर कहीं ले जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक दें। अब उस रात पूरा फैसला करने में निकल जाता है। 1 दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन ये उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और दूसरी रोज जाकर नाली के पास फेंक कर आ जाते हैं। अब बात आती है कि बॉडी को काटा किससे गया? तो काटा किससे गया? तो जब भी जिस तरीके से काटा गया था, तो उससे ये जरूर पता लगा कि इलेक्ट्रिक कटर से उसको ऑन कर बड़े ही सफाई से किसी कसाई की तरह हर एक पार्ट्स को अलग कर दिया गया था। यह किसी आम चाकू धारदार हथियार से नहीं किया जा सकता था, या बहुत बड़े तलवार, जो बहुत तेज धार वाली जो तलवार थे, उसी से सारे काम किए जा सकते थे। अब पुलिस ने इसे बकायदा अपने प्रेजेंटेशन में भी लगाकर दिखाने की कोशिश की कि देखिए, इन सारे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था कविता रैना की लाश को काटने के लिए। अब यहां पर ये जो चीजें हैं, जो लाश को फेंकने की जो बात की गई, वो कही गई कि रात के 12 से 12:30 के आसपास फेंके गए होंगे। अब क्योंकि लाश 6 घंटे से ज़्यादा पानी में रही भी थी और तब भी उसमें सड़न कम हुई, तो पुलिस का ये थ्योरी एक और थी कि देखिए, जब वो उसे मारा गया था रॉड से तो बेहोश ही होगी, उसकी जान निकली नहीं थी, तो जिंदा ही उसे काट दिया गया। अब फेंकने के बाद जब वो कुछ कपड़े होते हैं, उसके सारे बॉडी पार्ट्स के जो गहने थे वो सारे निकाल लिए जाते हैं, कपड़े निकाल लिए जाते हैं, क्योंकि कपड़े रोड़ा बन रहे थे लाश को काटने के लिए, तो इसलिए कपड़ों को भी अलग कर दिया जाता है। और इन्हें ये भी डर था कि अगर कपड़े मिल गए पुलिस वालों को तो ये पूरे केस की जो जांच है वो बदल सकती है, इन पर बात आ सकती है। इसलिए एक एक सबूत को जलाकर हटाया गया और इसे किसी भी तरीके से पुलिस की पहुंच से दूर बनाया गया। लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि हमने फिर भी उस फ्लैट में जाकर जले हुए कुछ अंश को बरामद किया है, कुछ कपड़े मिले हैं, लेकिन हथियार नहीं मिले थे। अब इस पूरे मामले को पुलिस पीठ थपथपाती है कि देखिए, हमने तो बहुत बढ़िया काम किया, एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जिसमें काम किया जिसमें आपको कॉल डिटेल से पता लग पा रहा था, क्योंकि पुलिस वालों ने कविता किस सब्जी वाले से बात करती है
उसके फोन का कॉल डेटा भी निकाल रही थी, किस दूध वाले से बात करती है उसका कॉल डेटा भी निकाल रही थी। मतलब कविता ने अगर किसी से भी 2 मिनट की भी बात की हो या 30 सेकंड की भी बात की हो तो उसकी भी कॉल डेटा निकालकर पुलिस खंगाल रही थी कि कहीं कविता रैना का कोई संबंध किसी से भी कुछ भी तो निकल जाए, लेकिन ऐसा कोई चीज निकलती हुई नजर नहीं आ रही थी। यहां तक कि पुलिस वालों ने यह भी मैप करने की कोशिश की कि जो कविता है उसकी गाड़ी में कितना पेट्रोल था और उस स्कूटी से वो कितनी दूर तक जा सकती थी और उतनी दूरी तक जाने के बाद भी कितना पेट्रोल बचा हो सकता था। तो एक पूरा मैप बिछाकर हर एक चीज को सॉल्व करने की कोशिश हो रही थी। अब इन सारी कड़ियों को कड़ी से मिलाकर पुलिस कोर्ट में ले जाने से पहले महेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर अपनी पीठ थपथपाने के लिए मीडिया वालों के सामने पेश करती है। जो वर्णिता ने आपको कुछ आधी कहानी बताई, आधी कहानी मैंने बताई। जब सारी कहानी जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी एक एक चीजें बता रहे थे, महेश कपड़ों से मुंह ढका हुआ पीछे खड़ा था। जब पुलिस वालों की सारी बातचीत खत्म हो जाती है, महेश कपड़ा उतार कर अपने मुंह से जो उसका मास्क था वो उतार कर कहता है कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, मुझे जबरन फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। जब ऐसी सारी चीजें सुनी जाती है तो मीडिया सीधे तौर पर पुलिस पर सवाल उठाती है कि क्या इस जांच में सही तरीके से हुआ। पुलिस वाले क्या करते हैं, महेश का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, उसे मुंह बांध कर उसे बाहर की ओर लेकर चले जाते हैं। अब ऐसे में जो परिवार को लग रहा था कि महेश अपराधी हो सकता है, मीडिया वालों को भी लग रहा था, लेकिन पहली बार इस देश में ऐसा होगा कि एक अपराधी मीडिया के सामने आकर कह रहा है कि मैं तो अपराधी नहीं हूं, पुलिस वालों ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। इसके बाद जब कोर्ट में यह मामला जाता है, 2015 का मामला था, पुलिस ने वाहवाही करने की कोशिश की और कहा कि जब तक कविता रैना का या कविता रैना से कोई बड़ा केस नहीं आ जाता, इंदौर के हर एक पुलिस वाले इस केस में अपना सहयोग करेंगे। लेकिन सहयोग जांच की तो जो भी बात थी, कोर्ट में जाकर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। होता क्या है कोर्ट में, कोर्ट में आपको पेश करने पड़ते हैं सबूत, क्योंकि जो थ्योरी जो होती है, आप ये नहीं कह सकते कि इसने हत्या की है। आप पुलिस वाले हैं, पुलिस वाला जो कह दे वो पत्थर की लकीर नहीं हो जाता, पुलिस वालों को सबूत पेश करने पड़ते हैं। अब सबूत पेश करने के लिए पुलिस के हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोर्ट यह कहती है कि पुलिस ने सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बताई, एक थ्योरी बता दी, क्योंकि किसी ने भी आखिरी बार महेश के साथ नहीं देखा था कविता को। ऐसे में पुलिस लास्ट सीन थ्योरी कैसे प्रूफ करेगी कि आखिरी बार दोनों एक साथ थे। पुलिस का यह भी कहना था कि उस घर के आसपास अक्सर उसका फोन एक्टिव रहता था, लेकिन क्या आखिरी रोज वहां पर एक्टिव था, नहीं पता। आखिरी बार देखा गया, नहीं पता। इसके बाद कोई भी ऐसा गवाह जिसने देखा हो कि अक्सर ये दोनों साथ में जा रहे हैं या उस फ्लैट के अंदर जाते ऊपर जाते हुए दिखा, कोई भी ऐसा गवाह पेश नहीं कर पाए। लेकिन एक ऐसा गवाह था जो महेश के हक में चला गया। वो कौन था? महेश ने जिससे किराए की पर दुकान लिया था, उसका जो ओनर था, उसका जो मालिक था, वो जज के सामने आकर कहता है कि सर देखिए, ये जो मैंने किराए पर इसे 11 महीने के लिए लीज पर दिया था, लेकिन 8 दिन बाद, लगभग जब उसने नई दुकान खोली, 8 दिन बाद ही मेरे पास आकर कहता है कि देखिए, जब से कविता रैना की मौत हुई है, जो कोई भी औरतें आकर अब सामान नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने फिर कहा कि कोई इतनी सफाई से कैसे जा सकता है क्राइम करने के बाद, नीट एंड क्लीन मामला। फिर जो तीसरी जो चीज आती है कि कविता रैना की हत्या करने के बाद क्या किसी ने लाश को ले जाते हुए देखा, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई गवाह, कोई भी ऐसा जरिया जिसको जो साबित करता हो कि महेश कविता की लाश को लेकर गया, कोई चीजें नहीं मिल पा रही है। पुलिस हाथ पर हाथ देके खड़ी है कि अरे हमसे तो पता ही नहीं था कि अरे ये चीजें बदल चुकी हैं। तो ये जो सारी जो चीजें होती हैं, आप सबूत पेश करते हैं कोर्ट में ले जाकर, किसी पे इल्जाम मर देना और कह देना कि हमने तो बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन किया है, पकड़ लीजिए इसे, डंडे मारिए। क्योंकि महेश को डंडे का खौफ दिखाकर, मनोवैज्ञानिक का खौफ दिखाकर उसे बहुत सारी सच्चाई निकलवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने सीधे तौर पर मना कर दिया गया। अब यहां पर आते हैं कि हत्या किस हथियार से हुआ, कहां और कैसे किया गया, इसकी कड़ियां तक नहीं जोड़ पाई इंदौर पुलिस। अब ऐसे में इंदौर पुलिस कैसे कह सकती थी कि इस देश का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन है ये। अब कोर्ट ने जब इतनी सारी गलतियां एक एक कर पुलिस वालों की पकड़ी, तो कहा कि आपने गलत शख्स को पकड़ा है, उसे अपराधी बनाने की आपने गलती की है, कोर्ट इसे बाइज्जत बरी करती है।
अब ऐसे में इंदौर पुलिस के लिए एक तो नाक का सवाल हो चुका था, एक इज्जत का सवाल हो चुका था कि इतने बड़े बड़े अफसर इस केस में लगे हुए थे, क्या उन अफसरों से ठीक से एक मर्डर मिस्ट्री तक सॉल्व नहीं हो पाई? जब पूरे शहर के एक एक पुलिस वालों को लगा दिया गया इस केस को सुलझाने के लिए, क्या उन सारे पुलिस वालों की मेहनत अब जीरो हो गई है? क्योंकि अब तक, जब ये 2018 का मामला था, 2025 आ चुका है, जब हम अब भी पता करने की कोशिश कर रहे थे, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी जो कविता रैना है, उसके जो असली कातिल हैं, कौन है, किसने मारा, किस लिए मारा, कोई चीज बाहर नहीं आई है। एक ऐसा अपराधी जिसे शायद हो सकता है, क्योंकि अब कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो शायद क्या उसे पुलिस वाला फंसाना चाहती थी, या पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं जुट पाए। जो भी कातिल था उसने इस तरीके का परफेक्ट क्राइम किया कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। बड़े बड़े जो अफसर थे उन्हें उसने पसीने छुड़वा दिए, लेकिन वो आज भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। तो फिलहाल के लिए हमारी कोशिश थी कि ऐसे जो तमाम जो केसेस होते हैं, जो पुलिस वालों की खामियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, जो दबे हुए केसेस हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है, एक छोटी सी कड़ी से, जब पहली बार जब शिकायत लेके गया था पति, तो शायद उस वक्त पुलिस तत्परता दिखाती तो शायद ये केस इतना लंबा ना खिंचता, उसके असली कातिलों तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन देरी सही कीजिए, गलतियां कही हैं। अब भी कविता रैना का जो मर्डर केस है, इतने सालों बाद 10 साल होने को आए हैं, आज भी अनसॉल्व्ड केस है ये। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक। और जितने भी दर्शक इस डिकोडिंग क्राइम को देख रहे हैं, हम आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपके मन में भी अगर ऐसी कोई क्राइम केस स्टडीज हैं, इन्वेस्टिगेशन है जो आप चाहते हैं आप तक लेकर आएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी केस स्टडी, इन्वेस्टिगेशन या स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। हम उसे पढ़कर आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम।